हाँ जी। हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स है हमारे पास। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं आज रिगार्डिंग वेरियस न्यूमेरिकल्स दैट आर कमिंग इनसाइड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मास्टर कैडर 2017 का क्वेश्चन है बेटा, सेट डी है। तो यहाँ पे यूनिट्स वगैरह के ऊपर भी कई बार आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है, एमसीक्यू वगैरह ऑप्शन आ जाते हैं। ये बताइए कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हैज द डायमेंशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम, लेंथ और डेंसिटी। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर आपको रेडिएशन के यूनिट्स वगैरह कुछ पूछ लेंगे। या फिर जैसे एक और न्यूमेरिकल टाइप आ जाता है कि न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन का उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, उसकी जो रेशियो है वो बता दी। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको बेटा देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफी सारी ऐसी ही चीजें यूनिट्स के रिगार्डिंग भी आ जाती है। तो रेडिएशन डोज के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। रादर देन न्यूमेरिकल आपको यूनिट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस कर पाए। पहला न्यूमेरिकल है, पहला एमसीक्यू है। यहाँ पे दे रखा है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन हैज द डायमेंशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम, लेंथ और डेंसिटी। तो पहले बता देता हूँ बेटा, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो होता है उसके जो डायमेंशंस होते हैं दैट इज ऑफ एरिया, इसको बार में लिखा जाता है, विच इज हैविंग सेंटीमीटर स्क्वायर टाइप ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर एक्शन क्रॉस सेक्शन और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए nucleus is used to describe the probability that a nuclear reaction will occur। तो जैसे ही हम इसको एनालॉजी लेके पढ़े शुरू करने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टर एंड टारगेट की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया टारगेट। इसके अंदर हमारे वेरियस न्यूक्लियर होंगे, किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। सपोज करिए हमारे पास ये किसी वेनेडियम का बना हुआ है। ठीक है, वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर होता है। इसका बना हुआ है हमारे बेटा। तो सपोज करिए कार्बन 6 हमारे पास, यहाँ पे हम इसके ऊपर हिट करते हैं। सो वेनेडियम के कॉरेस्पॉन्डिंग जब कार्बन 6 इसको हिट करेगा तो देयर विल बी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि वेनेडियम का जो न्यूक्लियस है वो कार्बन को फेस करेगा। तो जब ये इसको फेस करेगा देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि ये वाला कार्बन वेनेडियम के साथ इंटरेक्ट करेगा और सम न्यूक्लियर टाइप इंटरेक्शन कैरी आउट होगी। तो इस न्यूक्लियर एक्शन के कैरी आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, इसका ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन कितना है वो डिसाइड करेगा। मतलब एक तो होता है ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ये इसको ऑफर कर रहा है टू दी प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम क्रॉस सेक्शन की बात देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना ऑफर हो रहा है यहाँ पे टू दी इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल, वो क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करेगा। तो क्रॉस सेक्शन हमेशा ही सिग्मा के साथ लिखा जाता है, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर बार्न में लिखे जाते हैं। तो बार्न इसका एक्चुअल में यूनिट होता है। The concept of cross section can be quantified physically in terms of characteristic area. A larger area means larger probability of interaction। तो हमें पता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियर एक्शन के कैरी आउट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और न्यूक्लियर प्रोबेबिलिटी तब ज्यादा होगी अगर वो ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ज्यादा ऑफर करेगा। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा वो सिलेक्शन के होने के चांसेस। तो units of nuclear cross section are written in terms of 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड सो ऑन। 10 बार अगर क्रॉस सेक्शन हो जाता है सफिशिएंट हो जाता है। तो मोस्टली जो न्यूक्लियर एक्शंस के क्रॉस सेक्शन होते हैं वो बार या मिली बार में लिखे जाते हैं। तो 1 बार जो होता है वो 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एमसीक्यू आ सकता है इसके रिगार्डिंग भी डायरेक्टली, कि बार एंड सेंटीमीटर स्क्वायर का रिलेशन बताइए। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो 10⁻28 मीटर स्क्वायर के साथ भी आप लिख सकते हो। तो जैसे आपको एग्जाम में आता है उसी हिसाब से आप क्लिक कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन ए ठीक हो जाती है। तो काफी तरह के आपके पास न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन होता है, आपके पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, डबल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है। तो वो चीजें आपको कंसेप्चुअली पहले पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल वगैरह अटेम्प्ट करने की बात कर सकते हो। लेकिन वो मोस्टली कंसेप्चुअल नहीं होता यहाँ पे। रादर देन दैट आप उसकी सिर्फ थ्योरी ही डिस्कस करते हो, तो न्यूमेरिकल ज्यादा उसमें होते नहीं है बेटा। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है रिगार्डिंग द यूनिट्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन एंड बोहर मैग्नेट्रॉन में क्या फर्क होता है, ये सिंपल सा इनका क्वेश्चन है। तो उसमें पूछने के लिए उन्होंने एक बना रखा है कि न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन बोहर मैग्नेट्रॉन से कितना छोटा होता है। 10 गुना छोटा हो सकता है, 20 गुना, 200 टाइम्स, या 2000 गुना छोटा है। तो ये चीज आपने यहाँ पे चेक करनी। सबसे पहले पता होना चाहिए बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, या न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन यहाँ पे क्या होता है। तो पहले हम इसको बोहर की जब बात आ जाती है तो बोहर का हमें पता है कि यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि बोहर ने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम किया था। ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के थ्रू उसने बोहर ने ऑर्बिट डिजाइन किए थे कि आपके पास कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्बिट में ही घूमेगा। ठीक है जी। तो अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूमना है किसी इलेक्ट्रॉन ने, तो दैट शुड बी अ पर्टिकुलर ऑर्बिट रादर देन अ रैंडम थिंग। तो यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर रेडियस रहेगा जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा। जस्ट लाइक एस ऑर्बिटल है, तो उसका एक पर्टिकुलर रेडियस रहेगा जिसको ए नॉट के साथ लिखा जाता है। तो वो पहली चीज यहाँ पे डिस्कस होगी। तो कौन सा रेडियस रहेगा बोहर ऑर्बिट का, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा तो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं उल्टे होते हैं बेटा। तो इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी डेरिवेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है दैट इज गिवन बाय माइनस ऑफ ई डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एम ई। एम ई यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया, इनटू एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मूवमेंट में नेगेटिव साइन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है, तभी इनकी डायरेक्शन अलग आती है बेटा। सो अब ये हमारे पास आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि बोहर का रिलेशन ऑर्बिट्स के साथ होता है। तो सिंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो बोहर ने दिया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व, तो इलेक्ट्रॉन जो भी घूमेगा वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्बिट में ही घूमेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइजेशन से हमारे पास L इज इक्वल टू n टाइम्स h बार होता है। मतलब इसके जो बोहर ने कंजर्वेशन रूल दिया था, क्वांटाइजेशन रूल दिया था कि इसका मल्टीपल होगा, n विल बी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एच बार और कुछ नहीं होता, एच बार का एक सिंपलाइजेशन ले लेते हैं, एच बाई डिवाइड 2 पाई के बराबर होता है ये वाला। ठीक है जी। तो इसको एच बार लिखा जाता है। तो जब इसकी वैल्यूज वगैरह डाल दोगे तो बोहर मैग्नेटॉन जो होता है, सॉरी, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फैक्टर है, और जब उसको डाल दोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ई एच बाई 4 पाई m e मल्टीप्लाइड बाई n बचता है। तो यहाँ पे हम यूनिट डिफाइन कर देते हैं जिसको बोहर मैग्नेटॉन बोला जाता है, म्यू ऑफ बी। तो बोहर मैग्नेटॉन जो होता है दैट इज ए कांस्टेंट नंबर। तो ई एच डिवाइड बाई 4 पाई इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, वो भी एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी एक कांस्टेंट है, 4 इज ए नंबर, पाई इज ए कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन एक कांस्टेंट नंबर बन जाता है हमारे पास। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कुछ 9.27 इंटू 10 24 इसके आसपास होती है, वो देख लेना बेटा आप। ठीक है जी। तो इसके साथ एक फैक्टर बच गया n, दैट विल बी मल्टीपल इंटेग्रल। तो ये n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय सम नंबर न्यूमेरल मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट वैल्यू विच इज बोहर मैग्नेटॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट को बोहर मैग्नेटॉन के यूनिट में ही लिखा जाता है। ठीक है जी। वेयर बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय ई एच बाय 4 पाई m e। कुछ लोग इसको ई एच बार डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं। तो वेदर इट इज एच बार और वेदर इट इज बाय गिवन बाय प्लैंक्स नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो वो दोनों ही फॉर्मुलेशन आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो सिमिलरली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी मोशन में होते हैं, वो भी एंगुलर मोमेंटम वगैरह कंजर्व करेंगे। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियन मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन को जब आप इकट्ठा बोलते हैं विदाउट एनी डिस्टिंग्विश,
प्रॉपर्टीज, तो इनको हम इकट्ठा न्यूक्लियन बोल देते हैं। बिकॉज जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो चार्ज में डिफरेंशिएट नहीं करती, तो हम इनको एक साथ न्यूक्लियन बोल देते हैं। तो प्रोटॉन इज आल्सो न्यूक्लियन एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो न्यूक्लियन, तो आपको पता होगा अगर आपने प्रॉपरली न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है तो जो न्यूक्लियन होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियन इट विल बी गिवन बाय जो दी सिमिलरली पैरेलल रिलेशन एज गिवन बाय द बोहर ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे हम उसके पैरेलल ही बोहर मैग्नेटॉन की पैरेलल यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन लिख लेते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, जहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया था यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियन आ जाएगा, बाकी सारा रिलेशन सिमिलर सही रहेगा। तो हमारे लिए अब काम करना आसान हो जाता है बेटा। हमें पूछा क्या गया है कि जो बोहर मैग्नेटॉन है वो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन से कितना बड़ा है। तो हम इन दोनों की आपस में रिलेशन रेशो निकालेंगे। जब रेशो निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो रेशो जब निकाल रहे हो ई एच के साथ ई एच कैंसिल, 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल, बाकी क्या बचा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द न्यूक्लियन। तो हमने सिर्फ सिर्फ यही चीजें इनकी वैल्यूज डालनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन सी होंगी बेटा, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हम जो है यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको हम एनर्जी के यूनिट में ही लिखते हैं। तो 0.511 MeV जो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा होता है 10⁻⁶ के बराबर होता है बेटा। सो ये हमारा हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली हम मास ऑफ द जो न्यूक्लियन होता है जिसको हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, तो उनका जो मास होता है दैट इज 938 MeV के आसपास होता है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है, प्रोटॉन का मास थोड़ा सा अलग आता है, तो 938 या 939 आप इसको ले सकते हो। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास हो जाता है, 1000 MeV। या फिर इसको आप 1 GeV भी लिखते हो, अगर आप एनर्जी की टर्म में डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो 1 GeV भी यूज करते हैं। अगर पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट है तो पार्टिकल फिजिक्स वाले 1 GeV भी लिखते हैं इसको, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो गीगा होता है 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो मास ऑफ द न्यूक्लियन जो हो गया 938 MeV हो गया बेटा, रेस्ट मास, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया 0.511 MeV के आसपास। ठीक है जी, तो इन दोनों की रेशो निकालोगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने इस रिलेशन को उल्टा कर दिया है। बोहर मैग्नेटॉन मैंने ऊपर लिख लिया है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन नीचे लिख लिया है। जब इसको इस रेशो को बनाओगे तो 1835 का यहाँ पे फैक्टर आपको दिखाई देगा, 1835 या 1836 बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप 938.6 लिख रहे हो या कौन सा फैक्टर लिख रहे हो। तो इसमें जो आपको अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर लें, जैसे मैंने बोला कि 1 GeV लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1000 MeV, तो 0.511 MeV के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको 1 मान लीजिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको 1000 मान लीजिए, तो 1/1000 का फैक्टर ऑटोमेटिकली पड़ जाता है बेटा। ठीक है जी, ये 0.5 पे 1/2 हो गया। ठीक है जी, तो वाई क्या बन गया बेटा, 1/2000 के आसपास हो गया अगर इसकी प्रॉपर रेशो निकालोगे। ठीक है जी, तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो 2000 के आसपास ये फैक्टर बनता है। तो बोहर मैग्नेटॉन जो है, तो हमें पता चलता है कि बोहर मैग्नेटॉन इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन बाय अ फैक्टर ऑफ 2000। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो हमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे थे, वो वहां पे लिखा हुआ था हमारे पास, वेदर इट इज 10 टाइम्स, वेदर इट इज 20 टाइम्स, वेदर इट इज 200 टाइम्स, और इट इज 2000 टाइम्स। तो इट इज ए 2000 टाइम, जो हमारी ऑप्शन डी है दैट विल बी करेक्ट हेयर। तो हम इसको क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो बोहर मैग्नेटॉन इज स्मॉलर बाय दी स्मॉलर देन दी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इज स्मॉलर बाय दी बोहर मैग्नेटॉन बाय अ फैक्टर ऑफ 2000। ठीक है जी, तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक और तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा। और न्यूमेरिकल कौन सा हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास एनर्जी यूनिट्स, सॉरी आपके पास यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं कि न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन किस रिलेशन में लिखा जाता है, सिग्मा को आप सेंटीमीटर स्क्वायर या बार में लिखते हैं। सिमिलरली एक और फंडामेंटल चीज होती है कि अगर आपके पास कोई टारगेट है, सपोज करिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्टाइल जब किसी टारगेट को हिट करता है तो उसके रिगार्डिंग आप क्रॉस सेक्शन को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल किसी टारगेट को हिट करेगा तो टारगेट की कुछ थिकनेस भी होगी।
ठीक है जी। तो जिन्होंने अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का रिलेशन पढ़ा हुआ है, इंसिडेंट एनर्जी अगर आपकी आई है तो आप आई नॉट है, तो और यहाँ से अगर पास होने के बाद आपका जो बीम है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब कितने जो पार्टिकल है इसके थ्रू पास करेंगे, तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस म्यू इनटू एक्स, वो वाला फैक्टर जो अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को रिलेट करता है कि कितने इंटेंसिटी का बीम आया और कितने पार्टिकल बाद में बचे, तो वो वाला रिलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। दूसरी हो गई है इसकी थिकनेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब्जॉर्प्शन के लिए जो टारगेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी जो थिकनेस है उसको हम सेंटीमीटर में नहीं लिखते कभी, या मिलीमीटर में कभी नहीं लिखते। तो ये आपको एग्जाम में सीधी सीधी बात आ सकती है, इसके यूनिट्स बताइए थिकनेस के क्या होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसके ये यूनिट्स हैं मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ना कि क्यूब यहाँ पे। ठीक है जी। तो मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है उसको कोट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो टारगेट थिकनेस है, थिकनेस ऑफ टारगेट, दैट विल बी रिटन एज मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अकेला सेंटीमीटर यहाँ पे रिलेशन नहीं चलेगा। सो ये चीज भी अपने माइंड में रखिए। ये थंब रूल्स वगैरह होते हैं तो जो आपको आने चाहिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।